दोस्तों नमस्कार। मैं भी आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब परिवार में। तो साथियों, आज की सेशन में डिस्कस करेंगे आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए ग्रुप डी 2018-2022 के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर। तो जैसा कि दोस्त इसमें रेलवे ग्रुप डी 2025 की नई भर्ती चल रही है, तो आप लोग फॉर्म बहुत अच्छी तरीके से भर रहे हैं। कुछ ऐसे दोस्त हैं जो कि फॉर्म भरने के बाद अपनी तैयारी शुरू भी कर दी, जीके, साइंस, मैथ, रीजनिंग प्लस करंट अफेयर प्रश्नों के साथ। कुछ ऐसे दोस्त हैं जो कि फॉर्म भरने के लिए सोच रहे हैं, तो आपको बिल्कुल भी सोचना नहीं है। यदि आप साथी 10वीं पास हैं तो रेलवे ग्रुप डी की भर्ती आपके लिए होने वाले। बस आपके पास 10वीं का मार्कशीट होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए, एक फ़ोन नंबर होना चाहिए, एक जीमेल आईडी होना चाहिए। लेकिन दोस्त जो ये फ़ोन नंबर और जीमेल आईडी है ना, ये आपके ग्रुप डी के फाइनल सिलेक्शन तक रहना चाहिए। जो भी ग्रुप डी का मेल हो या मैसेज हो, इसी आपका फ़ोन नंबर पे आएगा या तो जीमेल पे आएगा। एक बात याद रखिएगा, तो दोनों आपके पास होना चाहिए। जितने भी भाई लोग लगा दिए हैं तो बिल्कुल सेफ तरीके से उसको रखेंगे, वो कहीं आप उसको हेरवाएंगे नहीं या खुआएंगे नहीं। और साथ ही यदि आप ITI किए हैं, आपके पास सर्टिफिकेट, तो उसको भी लगाइए। यदि भाई आपने रेलवे से अप्रेंटिस किया है तो समझिए आपका दोस्त बल्ले बल्ले होने वाला है, क्योंकि काफ़ी छूट मिलने वाली है। आप यदि 50% भी कर लेते हैं तो ITI रेलवे अप्रेंटिस है तो आपका सभी फाइनल सिलेक्शन कन्फर्म हो जाएगा, याद रखिएगा। तो दोस्त आज की सेशन में टोटल 51 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे हम लोग। जैसा कि सही करने का टारगेट आपको डेली मिलता है, कितने क्वेश्चन में से इतना क्वेश्चन करना है, तो आज आपको 35 क्वेश्चन दे रहे हैं। ओके, केवल 35 क्वेश्चन आपको सही करना है। टारगेट अब हमारा केवल 22 फरवरी रहेगा, जब तक कि आपका ग्रुप डी 2025 की नई भर्ती चल रही, क्योंकि हमने आपसे वादा किया था कि 22 फरवरी तक आपका 2018-2022 का हर एक शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर, वो भी जीके, साइंस, मैथ, रीजनिंग खत्म करना है। तो आज साथी 13 फरवरी है, तो यहाँ से हमारे पास 9 दिन बाकी है। तो 9 दिनों में अब हमें खत्म करना है। इसमें 10 से 15 हज़ार भाइयों को इस सीरीज में साथी हम लोग जोड़ रहे हैं, जो कि उसके बाद एक एक क्वेश्चन, एक एक सब्जेक्ट के काफ़ी अच्छी तरीके से देखने वाले। तो आप लोगों ने अभी नोटिफिकेशन नहीं ऑन किया तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन जरूर ऑन करें, क्योंकि देखिए डेली लगातार क्लास सुबह 8 बजे इसमें हमारी चल रही है, 11:30 AM पे चली और शाम को 7 PM पे। ओके दोस्त, तो चलिए आज का प्रश्न पहला हम लोग देखते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो पहला प्रश्न देखिए दोस्त, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में पंचायती राज व्यवस्था नहीं है? बताइए दोस्त, भारत के किस राज्य में पंचायती राज व्यवस्था नहीं है? तो देखिए, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था है, लेकिन नागालैंड राज्य में नहीं है। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा हम लोग का? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 2। औद्योगिक विकास और विनियमन अधिनियम पहली बार भारत में किस वर्ष लागू किया गया था? बताइए दोस्त, औद्योगिक विकास और विनियमन अधिनियम पहली बार भारत में किस वर्ष लागू किया गया था? तो साथ ही याद रखिएगा 1951 में, यानी 1951 में। ये ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है? निम्नलिखित में से कौन सा अर्थव्यवस्था में कुल मांग का हिस्सा नहीं है? तो साथ ही कौन सा अर्थव्यवस्था में कुल मांग का हिस्सा नहीं है, बताइए। तो देखिए, आयात, पूंजीगत वस्तुएं और निर्यात, ये आपके अर्थव्यवस्था में कुल मांग का हिस्सा है, लेकिन दोस्त जनसंख्या में वृद्धि ना, ये नहीं है। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके दोस्त, चलिए अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है? भारत का वित्त आयोग कौन से अनुच्छेद के तहत स्थापित किया गया है? बताइए दोस्त, भारत का वित्त आयोग कौन से अनुच्छेद के तहत स्थापित किया गया है? तो याद रखिएगा अनुच्छेद 280 यानी 280 के तहत स्थापित किया गया भारत का वित्त आयोग। ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके दोस्त, चलिए नेक्स्ट नंबर बताइए, क्वेश्चन नंबर 5। भारत में मणिकरण भूतापीय ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर स्थित है? बताइए, भारत में मणिकरण भूतापीय ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर स्थित है? पंजाब, जम्मू और कश्मीर, पश्चिम बंगाल या हिमाचल प्रदेश में? तो याद रखिए दोस्त, हिमाचल प्रदेश में स्थित है, यानी HP में स्थित है। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथ ही आपको हर एक प्रश्न को एनालिसिस भी करना है, कि देखना है कि पिछले वर्ष यानी 2018-2022 के पेपर में कैसे रेलवे ग्रुप डी में सवाल आ रहे थे और इस बार कैसे आने वाले हैं। ओके दोस्त, तो आपको एनालिसिस भी करना है बहुत जरूरी अभी से भाई, यदि आपका टारगेट इस बार ग्रुप डी 2025 है। तो देखिए, किस भारतीय राज्य की आधिकारिक भाषा कोक बोरोक है? बताइए दोस्त, किस भारतीय राज्य की आधिकारिक भाषा कोक बोरोक है? हिमाचल प्रदेश, गोवा, पश्चिम बंगाल या त्रिपुरा का? तो साथ ही याद रखिएगा, त्रिपुरा का आधिकारिक भाषा कोक बोरोक है। डी ऑप्शन क्या हो रहा है? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 7।
पृथ्वी का वह क्षेत्र है जहाँ जीवित जीव पाए जा सकते हैं या जहाँ जीवन कायम रह सकता है। तो बताइए दोस्त, कौन सा ऐसा मंडल है जो कि पृथ्वी का वह जगह है जहाँ जीवित जीव पाए जा सकते हैं और या जहाँ जीवन कायम रह सकता है, वो कौन सा मंडल है? तो साथ ही याद रखिए जैव मंडल में। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 8। देखिए, भारतीय उपमहाद्वीप सामान्यतः निम्नलिखित में से किस प्रकार की जलवायु के लिए जाना जाता है? भारतीय उपमहाद्वीप सामान्यतः किस प्रकार की जलवायु के लिए जाना जाता है? बताइए दोस्त। तो याद रखिए उष्णकटिबंधीय मानसून के लिए। डी ऑप्शन क्या बन रहे हैं आपके? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त नेक्स्ट नंबर बताइए, क्वेश्चन नंबर 9। बिहार की पंचायत और नगर पालिका में महिलाओं को कितना आरक्षण दिया गया है? बताइए तो बिहार की पंचायत और नगर पालिकाओं में महिलाओं को कितना आरक्षण दिया गया है? तो दोस्त याद रखिए 50% आरक्षण दिया गया है। बी ऑप्शन क्या हो रहा है? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो उम्मीद करूंगा दोस्त आपको हर एक प्रश्न काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आ रहे होंगे और भाई आप हर एक प्रश्न काफ़ी अच्छी तरीके से याद भी कर रहे होंगे, याद रखना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य है? तो साथ ही इनमें से कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य है बताइए। तो याद रखिएगा मानस एक वन्यजीव अभ्यारण्य है। सी ऑप्शन क्या बन रहे हैं आपके? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 11। तो भारत में पहली पंचवर्षीय योजना 2.1% लक्ष्य के मुकाबले कितनी परसेंट की वृद्धि दर हासिल की गई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है भाई, ये रेलवे एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जिनका भी एग्जाम आरपीएफ का हो या एनटीपीसी का हो, ये एग्जाम में सवाल आने वाले हैं कि भारत में जो पहली पंचवर्षीय योजना में 2.1% के लक्ष्य के मुकाबले कितने परसेंट की वृद्धि दर हासिल की गई? तो दोस्त 3.6% की वृद्धि दर हासिल की गई, यानी ए ऑप्शन क्या हो जाएंगे? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 12 क्या दिया है? वेणुवन बिहार बौद्ध मठ भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में है? बताइए दोस्त, वेणुवन बिहार बौद्ध मठ भारत के किस राज्य में है? तो दोस्त याद रखिए त्रिपुरा राज्य में स्थित है। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 13। लघु हिमालय और शिवालिक के बीच स्थित अनुदैर्घ्य घाटी को क्या कहा जाता है? तो साथी लघु हिमालय और शिवालिक के बीच स्थित अनुदैर्घ्य घाटी को क्या कहा जाता है बताइए। तो याद रखिएगा दून कहा जाता है। ये ऑप्शन क्या बन रहे हैं आपके? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, तो साथ ही आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन जरूर ऑन करेंगे, क्योंकि आपको टारगेट मालूम होगा कि हमारा इस समय जो 2018-2022 के एक शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे गए थे वो हमारा टारगेट है कि 22 फरवरी तक पूरा खत्म करना है। उसके बाद एक क्वेश्चन साथ ही बिल्कुल हम लोग साथ में मिलकर तैयारी करेंगे। तो इसलिए आप लोग चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन करेंगे, प्लस अपने दोस्तों में जरूर शेयर करेंगे सेशन को। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, ICAR भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान का मुख्य अनुसंधान स्टेशन भारत के किस शहर में स्थित है? तो ICAR भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान का मुख्य अनुसंधान स्टेशन भारत के दोस्त ये बेंगलुरु शहर में स्थित है। ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 15। उत्कल दिवस 1 अप्रैल को किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? तो साथ ही उत्कल दिवस 1 अप्रैल को मनाया जाता है, लेकिन किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है बताइए। तो याद रखिए उड़ीसा राज्य में मनाया जाता है। ये ऑप्शन क्या हो जाएंगे? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त नेक्स्ट नंबर बताइए, क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित में से कौन क्रांतिकारी संगठन नौजवान भारत सभा के संस्थापकों में से एक थे जिसकी स्थापना वर्ष 1926 में हुई थी? बताइए दोस्त, नौजवान भारत सभा के जो स्थापना हुई थी वर्ष 1926 में हुई थी, लेकिन इसकी स्थापना करने वाले कौन थे बताइए। भगत सिंह थे, सुभाष चंद्र बोस थे, चंद्रशेखर आजाद थे या लाला हरदयाल? तो कौन थे नौजवान भारत सभा के संस्थापक? तो साथ ही याद रखिए भगत सिंह थे। ये ऑप्शन क्या बनेंगे आपके? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त नेक्स्ट नंबर बताइए, क्वेश्चन नंबर 17। भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकारों से संबंधित नहीं है भाई? तो भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकारों से संबंधित नहीं है? तो पहले देखें ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जो कि मौलिक अधिकार से संबंधित रख रहे हैं।
तो अनुच्छेद 18 रख रहे हैं, अनुच्छेद 30 भी रख रहा है, अनुच्छेद 25 भी रख रहा है, लेकिन दोस्त अनुच्छेद 40 ना ये नहीं रख रहा है। तो सी ऑप्शन आपका अनुच्छेद 40 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 18। मौलाना आज़ाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय यानी MANW यानी मनु में संसद के एक अधिनियम द्वारा स्थापित एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है। बताइए दोस्त, किस वर्ष ऐसा हुआ था कि मौलाना आज़ाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय, किस वर्ष में संसद के एक अधिनियम द्वारा स्थापित एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है? तो साथ ही याद रखिए 1998 में यानी 1998 में। डी ऑप्शन क्या बन रहे हैं दोस्त, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। कोई दिक्कत? तो साथ ही किसी भी प्रश्न में आपको डाउट लग रहा है तो आप जरूर पूछे कमेंट करके, बेहिचक साथी, क्योंकि आपके साथ है जब तक कि आपका रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम साथी खत्म ना हो जाएगा भाई, जब तक कि फाइनल सिलेक्शन ना हो जाए कैसे होगा, पूरी डिटेल के साथ आपके साथ जुड़े रहेंगे एक एक दिन साथी, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित में से क्या एक फर्म के लिए परिवर्ती लागत नहीं है? तो इनमें से क्या एक फर्म के लिए परिवर्ती लागत नहीं है? तो साथ ही याद रखिए संपत्ति कर नहीं है। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर बताइए, क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित में से क्या परिवर्ती लागत का एक उदाहरण नहीं है? क्या एक परिवर्ती लागत का एक एग्जाम्पल नहीं है? तो वितरण है, पैकेजिंग है, कच्चा माल है, लेकिन जो आपका किराया है ना ये नहीं है साथी परिवर्ती लागत का उदाहरण। ये ऑप्शन क्या हो जाएगा सॉल्व का, तो बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 21। संधारणीयता सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रबंधन किया जाना चाहिए? तो संधारणीयता सुनिश्चित करने के लिए किसका प्रबंधन किया जाना चाहिए बताइए? तो दोस्त जो आपका प्राकृतिक है ना इसका संसाधन करना चाहिए, प्राकृतिक संसाधन यानी सी ऑप्शन क्या हो जाएंगे, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, याद रखेंगे आप लोग। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 22 देखिए। सेव रोय पहाड़िया ये किसका एक हिस्सा है? तो भाई आपको कहीं सेव राय भी देखने को मिलेगा, कहीं आपको सेव रोय पहाड़िया भी देखने को मिलेगा। तो ये किसका एक हिस्सा है बताइए? किस घाटी का हिस्सा या किस घाट का या पठार का? तो भाई याद रखिए पूर्वी घाट का एक हिस्सा है जो सेवराय पहाड़िया। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 23। भारत का पहला पूर्ण जनगणना अभियान किस वर्ष शुरू किया गया था? तो साथ ही एक सवाल आप सभी से पूछना चाहेंगे कि भारत में जो जनगणना है वो कितने वर्ष के अंतराल पर होता है? बताइए सवाल का राइट आंसर कितने वर्ष के अंतराल पे जनगणना होता है भारत में? तो भारत का जो साथी पहला पूर्ण जनगणना जो अभियान स्टार्ट हुआ था वो स्टार्ट हुआ था 1881 में यानी 1881 में। सी ऑप्शन क्या हो जाएंगे, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 24। विशु भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य के प्रसिद्ध त्योहारों में से एक है? बताइए, विशु भारत के किस राज्य में प्रसिद्ध त्योहारों में से एक है? केरल, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल या गुजरात? तो भाई याद रखिए केरल राज्य से है विशु, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 25। रक्त में शर्करा के स्तर में वृद्धि का पता किसके द्वारा लगाया जाता है? तो भाई जो रक्त में शर्करा के स्तर में जो वृद्धि होता है उसका पता किसके द्वारा लगाया जाता है? तो याद रखिए अग्नाशय द्वारा। डी ऑप्शन क्या हो जाएंगे, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 26। आधुनिक आवर्त सारणी के 18वें समूह में कितने तत्व मौजूद हैं? बताइए दोस्त, आधुनिक आवर्त सारणी जो होते हैं 18वां समूह है उसमें टोटल कितने एलिमेंट प्रेजेंट हैं? बताइए कितने तत्व मौजूद हैं? 5, 2, 7 या 4? तो आपको मालूम होना चाहिए दोस्त 7 तत्व मौजूद हैं 18वें समूह में, यानी सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 27। डैश किसी परमाणु का एक उप परमाणु कण नहीं है? देखिए न्यूट्रॉन का होते हैं, बिल्कुल इलेक्ट्रॉन का एक उप परमाणु कण होते हैं, प्रोटॉन का होते हैं, लेकिन दोस्त जीनॉन का नहीं होते भाई। जो आपका जीनॉन है ना इसी किसी परमाणु का एक उप परमाणु नहीं होते हैं, यानी सी ऑप्शन क्या हो जाएंगे, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 28। देखिए कौन सा उत्तक पौधे को कठोर और सख्त बनाता है? तो साथी कौन सा उत्तक पौधे को कठोर और बिल्कुल सख्त बनाता है? तो कौन है? तो दोस्त याद रखिए स्क्लेरेनकाइमा है। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा भाई आपका, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, याद रखिएगा। चलिए
नेक्स्ट नंबर देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 29 क्या दिया है। धातुओं का कौन सा गुण धात्विक पन्नी के उत्पादन को सक्षम बनाता है। तो साथ ही धातु का कौन सा गुण धात्विक पन्नी के उत्पादन को बिल्कुल सक्षम बनाता है, बताइए, राइट आंसर दीजिए। तो याद रखिए आघात वर्धनीयता बनाता है। ये ऑप्शन क्या हो जाएंगे आपका बिल्कुल राइट आंसर। तो साथ ही केवल आपको 35 क्वेश्चन सही करना है 51 क्वेश्चन में से। याद रखना टारगेट हमेशा आपके दिमाग में साथ ही घूमना फिरना चलना चाहिए, तभी इस बार भाई हम लोग ग्रुप डी में एक सीट ले सकते हैं, क्योंकि आपको पता है इसमें ग्रुप डी की भर्ती चल रही है जो कि 32,438 पदों पे फॉर्म इसमें अप्लाई हो रहे हैं। लेकिन ये साथ ही फॉर्म आवश्यक बढ़ेगा, एक बात हमेशा याद रखिएगा, जरूर बढ़ेगा। आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं, बस अपनी तैयारी को बहुत अच्छी तरीके से रखिए। देखिए कौन साथी एक प्रस्वेद यौगिक है, तो इनमें से कौन एक प्रस्वेद यौगिक है। तो भाई याद रखिए फास्फोरस पेंटॉक्साइड है। सी ऑप्शन आपका फास्फोरस पेंटॉक्साइड, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 31। डैश विलियन मधुमक्खी के डंक के इलाज के लिए उपयोग किया जाता है। तो बताइए दोस्त किसका उपयोग बिलियन मधुमक्खी के डंक के इलाज के लिए किया जाता है। तो भाई याद रखिए बेकिंग सोडा विलियन, डी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका बिल्कुल राइट आंसर, बेकिंग सोडा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए अगला सवाल बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 32। मछलियों का हृदय कितने मतलब कक्षीय होता है, तो उनमें कितने चैम्बर होते हैं साथी मछलियों के हृदय में, बताइए, एकल होते हैं या 3, 4 या 2, फटाफट राइट आंसर दें, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है भाई, बताइए। तो सर जी मछलियों का हृदय 2 कक्षीय होता है ना, डी ऑप्शन क्या हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। एक लेफ्ट होता है एक राइट होता है, हमेशा याद रखिएगा, ये सवाल आपके पेपर में बिल्कुल पूछा जा सकता है। चलिए साथी अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 33। एक शरीर का भार अधिकतम है कहाँ पर है साथी, भूमध्य रेखा पे, ध्रुव पर, या उपोष्ण कटिबंध पे, या कटिबंध पे। केवल एक शरीर का भार अधिकतम भाई ध्रुव पे होता है, बी ऑप्शन क्या हो रहा है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट नंबर बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 34 देखिए। एक लवण का उदाहरण दे जो 7 से कम पीएच का एक जलीय विलयन देता है। बताइए दोस्त एक लवण का उदाहरण देना है आपको जो 7 से कम पीएच का एक जलीय विलयन देता हो। अमोनियम क्लोराइड या सोडियम कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम क्लोराइड। तो साथी दोस्त याद रखिएगा आप लोग अमोनियम क्लोराइड है, ये ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट नंबर बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 35। जर्मेनियम, आर्सेनिक, सेलेनियम और ब्रोमीन के परमाणुओं में कितने कोष होते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है भाई, सोचिए बताइए। जर्मेनियम, आर्सेनिक, सेलेनियम और ब्रोमीन के परमाणुओं में कितने कोष होते हैं, यदि आपको मालूम होगा तो 4 कोष होते हैं साथी, डी ऑप्शन क्या हो जाएंगे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए अगला सवाल बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 36 देखिए क्या दिया है। लेंस बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग नहीं किया जा सकता। ऑप्शन पढ़िए आप लोग, केवल ऑप्शन पढ़ेंगे अगर इस तरह का सवाल आएगा तो। लेंस बनाने के लिए प्लास्टिक का उपयोग कर सकते हैं, कांच का उपयोग कर सकते हैं, पानी का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन दोस्त याद रखिए मिट्टी का भी उपयोग नहीं किया जा सकता है लेंस बनाने के लिए। तो यहाँ से बी ऑप्शन आपका मिट्टी मृदा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके तो साथ ही आप लोग चैनल पर हैं तो सब्सक्राइब करके यार नोटिफिकेशन जरूर ऑन करेंगे, और आप लोग लाइक करना ना भूलेंगे, शेयर करना ना भूलेंगे, क्योंकि आपका एक ही लाइक साथ ही हमें मोटिवेट करता है कि हम आपके लिए इतनी लगातार क्लास प्रोवाइड कर पाते हैं। लगातार साथ ही सेम डे सेम टाइम भी हम क्लास प्रोवाइड करते हैं आपको लगातार, तो आपको लाइक करना जरूर है। परमाणुओं के अंदर एक प्रोटीन पर एक न्यूट्रॉन द्वारा लगाया जाने वाला बल कौन सा है। परमाणुओं के अंदर एक प्रोटीन पर एक न्यूट्रॉन द्वारा लगाया जाने वाला बल कौन सा होता है भाई, बताइए। तो साथ ही याद रखिए नाभिकीय बल होता है, डी ऑप्शन आपका नाभिकीय बल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए साथ ही अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 38 देखिए। किसको पीवीसी के साथ चालक तार को परत चढ़ाकर रोका जाता है। तो साथ ही बताइए किसको पीवीसी के साथ चालक तार को परत चढ़ाकर रोका जाता है। तो भाई शॉर्ट सर्किट को, किससे साथी शॉर्ट सर्किट को, डी ऑप्शन क्या हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 39। कौन सबसे अधिक धन विद्युतीय तत्व है। भाई धन विद्युतीय वाला तत्व कौन सा इनमें से है।
तो साथ ही धन विद्युती वाला तत्व कौन है, Mg है इनमें से, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर। एक और जो सबसे धन विद्युती वाला अधिक सबसे तत्व होता है वो कौन होता है, Cs होता है, यानी Cs का मतलब सीजियम, ये भी साथ ही सबसे अधिक धन विद्युती वाला तत्व होता है। चलिए अगला बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 40। देखिए एनिलिडा वर्ग से संबंधित नहीं है, तो इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है कि एनिलिडा वर्ग से संबंधित नहीं है। तो एनिलिडा जो वर्ग से संबंधित है आपका एक केचुआ तो मेन है, जोंक भी मेन है, नेरिस भी, जो साथ ही धीरे धीरे रेंगते हैं, लेकिन तो जो स्कैरिसन है ये आपका एनिलिडा वर्ग से संबंधित नहीं रखता है। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, स्कैरिस बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए अगला बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, कोई वस्तु स्थिर है तो उस पर लगाने वाला बल है कौन। भाई कोई वस्तु बिल्कुल स्थिर है तो उस पर लगाने वाला बल कौन सा हो जाएगा, भाई उस पर लगाने वाला बल भार है। ये ऑप्शन क्या हो जाएगा साथी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए अगला बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 42। एक उपग्रह और पृथ्वी के बीच आकर्षण का गुरुत्वाकर्षण बल किसको जन्म देता है। तो साथी एक उपग्रह और पृथ्वी के बीच आकर्षण का गुरुत्वाकर्षण बल किसको जन्म देता है बताइए। तो साथी अभिकेंद्र बल को देता है, किसको दोस्त, अभिकेंद्र बल को, यानी सी ऑप्शन क्या हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट नंबर बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 43। देखिए डैश, यानी किसने जीवित चीज़ों में विशेषताओं की वंशानुगति के सिद्धांतों में योगदान दिया। तो बताइए दोस्त किसने जीवित चीज़ों में विशेषताओं की वंशानुगति के सिद्धांतों में योगदान दिया था। तो एक ही इंसान है, ग्रेगर मेंडल थे दोस्त। ये ऑप्शन ग्रेगर मेंडल बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट नंबर बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर आपका 44 देखिए, निम्नलिखित में से कौन मरकरी का अयस्क है। दोस्त आपका मरकरी है ना, इसका अयस्क पूछा है, बताइए कौन सा होता है। तो सीने बार यानी सीना बार, ये मरकरी का अयस्क होता है दोस्त। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, याद रखिएगा। चलिए अगला बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 45। देखिए पौधे के बीजों में खाद्य भंडार के रूप में कार्य कौन करता है। बताइए दोस्त कौन सा ऐसा है जो कि पौधे के बीजों में खाद्य भंडारण के रूप में कार्य करता है। बीज पत्री है, या आपका प्रांकुर है, या बीजांड है, या मूलांकुर है। तो साथी जो पौधे के बीजों में खाद्य भंडार के रूप में वर्क करते हैं वो बीज पत्री हैं। ये ऑप्शन क्या बनेंगे साथी, बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 46। रंग में श्वेत दिखने वाला बादल ये किसकी घटना का कारण होते हैं। तो साथी रंग में श्वेत दिखने वाले बादल ये क्या उसमें घटना होती है कि आपको ये इस तरह के दिख जाती है, बताइए क्या घटना होती है भाई। प्रकाश का परिकिरण की घटना का कारण होता है ऐसा। बी ऑप्शन आपका प्रकाश का परिकिरण बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 47। स्क्लेरेनकाइमा कोशिकाओं की भित्ति किसके कारण मोटी हो जाती है। बताइए दोस्त जो स्क्लेरेनकाइमा कोशिकाएं हैं इनकी भित्ति किसके कारण मोटी हो जाती है। तो याद रखिए लिग्निन के कारण होती है। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्त आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं साथी, क्वेश्चन नंबर 48। कौन ऊर्जा की वाणिज्यिक इकाई है। भाई ऊर्जा की वाणिज्यिक इकाई पूछ रहा है, तो क्या होती है KWH होता है वाणिज्यिक इकाई किसकी, ऊर्जा की, एनर्जी की, किलोवाट घंटा। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके दोस्त चलिए नेक्स्ट नंबर बताइए, क्वेश्चन नंबर 49। सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। 1 किलोवाट हावर बराबर साथी कितना जूल होता है। 3.6 × 10⁻⁶ जूल होता है। सबसे उपयुक्त कौन, इसमें 4 जीरो है, ये नहीं होगा, इसमें भी 2 जीरो है, इसमें 5 जीरो, ये साथी कितना है, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, दस, लाख, 36 लाख जूल होता है साथी। याद रखिए सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर। 36 5 जीरो हमेशा आपको दिखाई देना सबसे उपयुक्त विकल्प पूछे जब भी 1 KWH बराबर। ओके तो सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 50 देखिए। 4 कार्बन परमाणुओं के साथ हाइड्रोकार्बन के नाम से जोड़ा गया उपसर्ग। उपसर्ग यानी कोई उपसर्ग हिंदी आप पढ़े होंगे तो ऐसी संख्या ऐसी अक्षर दो जो किसी अक्षर में शुरुआती में आके उसमें लग कर उसके अर्थ में बदलाव ला दे, उससे उपसर्ग बोलते हैं। जैसे देखिए क्या होता है, मीथ होता है, मीथ, ईथ, प्रो, ब्यूट, पेंट, हेप्ट, हेक्स, ऑक्ट, नॉन, डॉक। 10 होता है तो 4 किसका हो जाएगा, मीथ, ईथ, प्रो, ब्यूट। ब्यूट देखिए डी ऑप्शन। यदि हम आपसे पूछ दें कि 5 कार्बन परमाणुओं के साथ हाइड्रोकार्बन के नाम से जोड़ा गया उपसर्ग कौन सा हो जाएगा, बता सकते हैं आप लोग, बताइए दोस्त। 5 कार्बन वाला बताइए। ओके
चलिए 10 तक आपको मालूम होना चाहिए दोस्त। क्वेश्चन नंबर 51, रक्त के तरल भाग को क्या कहा जाता है? रक्त के तरल भाग को प्लाज्मा बोला जाता है। डी ऑप्शन क्या हो जाएंगे? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो साथी फाइनली आज का 51 केवल क्वेश्चन कंप्लीट हम किए हैं। ये साथी वो क्वेश्चन थे, हमने इसलिए वैसे तो डेली आप देखे होंगे हम कम से कम 60 से 65 कभी 70 कभी 80 क्वेश्चन कराते थे, लेकिन आज 51 क्वेश्चन आपका ये टेस्ट हम ले रहे थे कि आप बताइए आपका 35 क्वेश्चन सही हुआ नहीं। हमने आपको स्टार्टिंग में ये बात नहीं बताया था। अब बताइए दोस्त आपका इस 51 में से 35 क्वेश्चन सही हुआ या नहीं। पूरी ईमानदारी से सभी दोस्त बताएंगे कि आपका आज के सेशन में 51 क्वेश्चन में से कितना स्कोर बना। बताइए दोस्त, उम्मीद करूंगा आज के सेशन आपने बहुत अच्छी तरीके से हल किया होगा। एक एक क्वेश्चन साथी आपने याद करके बहुत अच्छी तरीके से क्लास अटेंड किया होगा। डेली आप साथी जरूर क्लास देखते होंगे, नोटिफिकेशन आप जरूर ऑन करिएगा दोस्त। ओके, तो इसका PDF साथी अपने टेलीग्राम ग्रुप में ऐड कर देंगे, आप जरूर ज्वाइन कीजिएगा। उसके बाद साथी आप अपने से एक बार प्रैक्टिस लाएंगे, आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। कोई आपके मन में इसमें सारे डाउट चल रहे हैं तो आप मेरे भाई जरूर पूछिए, आपका एक एक जवाब हम देंगे। प्लस आपने ग्रुप डी का फॉर्म नहीं भरा, ग्रुप डी का फॉर्म भरिए, सिलेबस देखिए क्या क्या सिलेबस है, तो उसके बाद अपनी तैयारी शुरू कीजिए। सिलेबस में साथ ही आप देखेंगे रीजनिंग से 30 क्वेश्चन आ रहे हैं, 25 से साइंस आएंगे, 25 मैथ रहेंगे और 20 GK GS करंट अफेयर करेंगे। ओके, तो देखिए अब जो RPF की क्लास होगी साथ उसको आपको काफ़ी अच्छी तरीके से देखना है, जो कि 11:30 AM पे होगी। उसको साथ ही आप बहुत अच्छी तरीके से देखें, क्योंकि देखिए 2 मार्च से एग्ज़ाम स्टार्ट हो रही भाई, तो समय थोड़ा सा कम है। तो अपनी साथ ही डेली का जो हम क्लास शेड्यूल दिए हैं उसको आप जरूर देखा कीजिए और अपनी तैयारी शुरू कीजिए। डेली करते रहिए दोस्त, हम कम समय में अधिक क्वेश्चन करने का प्रयास में कर रहे हैं, तो डेली का डेली करते रहिए, एक दिन आदत बन जाएगी हमारी। इस बार एक सीट कन्फर्म होने वाली है। ओके, तो चलिए दोस्त मिलते हैं 11:30 AM पे। सभी को जय हिंद, वंदे मातरम, पढ़ाई करते रहिए, ऑल द बेस्ट। आप सभी का दिन मंगलमय हो, धन्यवाद।